चैनल पर। ठीक है, आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, इंडस वैली यानी सिंधु सभ्यता का उद्भव। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडस वैली यानी इंडस वैली का उद्भव कैसे हुआ। ये आज भी एक बड़ा ही विवादित क्वेश्चन बना हुआ है कि इंडस वैली को लेकर तमाम ऐसे विद्वानों ने रिसर्च किया है, इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स इस पर आ चुकी हैं और लोगों ने अलग अलग थ्योरी दिया है, लोगों ने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं कि किससे कैसे और किस तरह से इस सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, तो आज हम उसी को लेकर आए हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखेंगे। जैसे बेसिकली प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से किस तरह का आता है उस पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि आर्ट एंड कल्चर का जो कोर्स आपका कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, 12 PM पे आर्ट एंड कल्चर का जो कोर्स आपका कंटिन्यू चल रहा है, उसमें इंडस वैली के जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं वो टॉपिक यहाँ पर दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, जिनको मैं आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में डिस्कस कर चुका हूँ उस टॉपिक को पुनः यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है वो यहाँ पे डिस्कस होगा, जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है वो वहाँ पे डिस्कस होगा। यानी इंडस वैली की नगर नियोजन, सोसाइटी, कल्चर, लिपि, कला, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं आर्ट एंड कल्चर में। तो यहाँ पर हम पहले इसका उद्भव, पतन, ये सारी चीज़ें देखेंगे इंडस वैली का। तो आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ मित्रों, इंडस वैली यानी सिंधु सभ्यता का उद्भव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जितने भी हमारे मित्र हैं वो सभी जो है लाइव हो जाएं, जुड़ जाएं क्लास से। तो क्लास से जुड़ने की कोशिश करें आप सभी जो हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा। ठीक है, चलिए सिंधु सभ्यता का उद्भव, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, देखिए हमने इसका परिचय आपको बताया हुआ है आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में, लेकिन यहाँ भी हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो उदय है, ये देखिए जो ये भारत का मैप है, देखिए सिंधु सभ्यता जो है भारत के इस क्षेत्र में उद्भव हुआ, यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इस सभ्यता का उदय होता है। ठीक, इसे आप उत्तर पश्चिम क्षेत्र कहेंगे। और यह जो है यह वर्तमान के 3 देशों में विस्तारित थी। एक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देशों में फैली थी। ये उत्तर से पश्चिम इसकी जो लंबाई है ये 1400 किलोमीटर थी, और पूर्व से पश्चिम जो है, पूर्व पश्चिम से पूर्व इसकी जो चौड़ाई है वो है 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं। ऊपर में सबसे पूर्वी स्थल मांडा है, नीचे दामाबाद है आपका, सॉरी दामाबाद नहीं है, भगतराव कह सकते हैं आप। यहाँ पर आपका सबसे पूर्वी स्थल सुतका गेंडोर है, और पश्चिमी स्थल है, और पूर्वी स्थल आपका आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। ठीक है,
तो आलमगीरपुर से लेके सुतका गेंडोर के बीच ये जो दूरी है ये 1600 किलोमीटर है, और मांडा से लेके भगतराव महाराष्ट्र जो है ये आपकी दूरी 1400 किलोमीटर है। और अगर देश को देखें तो ये 3 देशों में विस्तारित थी और लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह सभ्यता क्या थी, फैली हुई थी। ठीक है, और इसकी समकालीन सभ्यताएं भी हैं। इसकी समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? मिस्र है, सुमेरियन सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता है, आपकी क्रीट सभ्यता है, ये इसकी समकालीन सभ्यताएं। ठीक, आप जानते हैं यहां पे ये सिंधु नदी बहती है और सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, पश्चिम से भी हैं, पूर्व से भी हैं। कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट है यह भारत के उत्तर पश्चिम भूभाग में वर्तमान के 3 देशों में क्या थी, विस्तारित थी। प्रश्न यह है कि इस सभ्यता का जो उद्भव हुआ इस उत्तर पश्चिम भूभाग में यहीं पर क्यों हुआ, और क्या यहां के लोगों द्वारा हुआ या किसी अन्य मेथड के द्वारा या कहीं के अन्य लोगों ने आकर यहां पर किसी नई सभ्यता को बसाया। इसी बात को लेकर कि आखिर वास्तव में यह सभ्यता विकसित कैसे हुई, इस बात को लेकर जितने भी इतिहासकार हैं, जितना भी रिसर्च अभी तक आया है, उसको 2 मतों में बांटा जाता है। उसको कहा जाता है देशी मत और विदेशी मत। यानी ऐसे कुछ इतिहासकार हैं जो इस सभ्यता के उद्भव का कारण विदेशी सभ्यता यानी विदेशी सभ्यताओं को मानते हैं, और कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि यहीं के लोगों के द्वारा इस सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद एक अपना थ्योरी होगा। तो यहां पर 2 तर्क हम देंगे और 2 तर्कों के बाद फिर हमें अपना थ्योरी देना पड़ेगा कि वास्तव में हम क्या मानते हैं। हम वो भी बताएंगे कि वास्तव में इस सभ्यता का उदय हुआ कैसे और आपको परीक्षा में लिखना क्या है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आखिर वास्तव में इस सभ्यता के उदय को लेकर इतिहासकारों में कितने मत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने सिंधु सभ्यता का एक बेसिक परिचय आपको बताया कि यह एक नगरीय सभ्यता है। ठीक, उत्तर पश्चिम भूभाग में फैली हुई है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई लंबाई हमने बताया। ठीक, इसके बाद इसके समकालीन सभ्यताओं का नाम भी हमने आपके सामने रखा है। अब हमें यह देखना है कि वास्तव में सभ्यता का विकास हुआ कैसे, क्या यहीं के लोगों ने किया या बाहर के लोगों ने आके किया। क्योंकि इस सभ्यता के संदर्भ में जितने भी साइट्स, जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमको मिली हैं, जहां पर भी सभ्यता के प्रमाण हमको मिले हैं, वह सभ्यता पूरे विकसित लेयर में हमको पाई गई है। ठीक, लेकिन सच्चाई यह है मित्रों कि अभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अध्ययन की जरूरत है। हमने अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा उत्खनन कार्य इंडस वैली के क्षेत्र में नहीं किया। सामान्य रूप से अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को छोड़ दिया जाए, इक्का दुक्का 1-2 और नगरों को छोड़ दिया जाए, तो सामान्य स्थानों पर जो उत्खनन कार्य हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, यानी लंबवत है। केवल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे कुछ नगर हैं जिनका क्षैतिज उत्खनन कार्य किया गया है, और जब तक आप क्षैतिज उत्खनन कार्य नहीं करते हैं तब तक आप किसी भी सभ्यता की डिटेल जानकारी आप नहीं अर्जित कर सकते। जब आप देखिए, कहते हैं कि हम देखिए पहले थोड़ी सी हम बात कर लें इस सभ्यता की जानकारी के तौर तरीके। कहते हैं उत्खनन प्रक्रिया 2 तरह की होती है। उत्खनन के प्रकार, उत्खनन के प्रकार 2 प्रकार के उत्खनन कार्य होते हैं। एक क्षैतिज होता है, एक लंबवत होता है। जो क्षैतिज उत्खनन होता है वह जो है काफी खर्चीला होता है। क्षैतिज उत्खनन का मतलब है कि कई किलोमीटर के दायरे में उत्खनन कार्य करना, यानी सीधे सीधे कोई एक ग्रामीण कोई एक पूरे गांव के एक दायरे को आप ले लीजिए, एक शहर का पूरा दायरा ले लीजिए। ठीक, यानी 3-4 किलोमीटर के दायरे में जब एक साथ उत्खनन कार्य किया जाता है तो आप उसे कहते हैं क्षैतिज उत्खनन। ठीक है, और तब वहां पे आपको कई तरह के प्रमाण एक साथ दिखाई देते हैं, और तब उन प्रमाणों के माध्यम से आप उस सभ्यता के राजनीति को भी बता सकते हैं, आप उस सभ्यता के धार्मिक विवरण को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, उस सभ्यता की कला भी आप बता सकते हैं, उस सभ्यता की अर्थव्यवस्था की चर्चा भी आप कर सकते हैं।
लेकिन तब कर पाएंगे जब आप किसी भी सभ्यता का उत्खनन कार्य करेंगे, यानी एक लंबे दायरे में हम उत्खनन कार्य करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो उत्खनन कार्य किया गया है वो एक बहुत बड़े दायरे में हुआ है और क्षैतिज उत्खनन कार्य हुआ, इसीलिए आप वहां देखिए तो कुएं भी मिले हैं हमको, एक बसावट उनकी पता चलती है कि भाई दुर्ग क्षेत्र है और ये नगर क्षेत्र है। हमको ये पता चलता है कि ये अन्नागार भवन है, ये स्नानागार भवन है, ये सभा भवन है। तो जब तक आप एक बहुत बड़े दायरे में उत्खनन कार्य नहीं करोगे तब तक आप इतने बड़े बड़े भवनों को प्राप्त नहीं कर सकते। और शायद आप अगर क्षैतिज उत्खनन न करते तो क्या मोहनजोदड़ो से ये प्रमाण हमको मिलते न मिलते। लंबवत उत्खनन कार्य जब किया जाता है, सामान्यतः भारत में जब रिसर्च होता है प्राचीन सभ्यताओं को जानने के लिए मित्रों, तो वह रिसर्च मूल रूप से हमारा डिपेंड होता है किस पे, लंबवत पे। अब लंबवत उत्खनन कार्य अधिकतम इंडस वैली में हुआ है। लंबवत का मतलब होता है जैसे आपने यहां पर उत्खनन कार्य किया। अब देखिए मान लीजिए ये पानी की लेयर आ गई, ये सपोज करिए आप वाटर लेयर आ गई। तो सीधी सी बात है, जब भी आप लंबवत उत्खनन कार्य करोगे पानी की लेयर से ऊपर ही करोगे। अब पानी के लेयर के ऊपर जो सबसे प्राचीन लेयर हमको मिलेगी वह लेयर जो है किसकी होगी, स्टोन एज की होगी, ठीक। उसके बाद जो लेयर होगी, भाई आप पाषाण काल को ही कई खंडों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर मान लीजिए ये आपकी मोहनजोदड़ो यानी सिंधु सभ्यता को मान लीजिए ये सिंधु सभ्यता वाली लेयर है, ठीक। इसके बाद मान लीजिए आप जो है लौहकालीन सभ्यता की लेयर है, फिर मान लीजिए वैदिक कालीन सभ्यता की लेयर है। तो इस तरह आप जो है लंबवत उत्खनन कार्य से केवल और केवल जो है संस्कृतियों का कालक्रम बता सकते हैं। कालक्रम यानी कौन सी सभ्यता पहले थी और कौन सी सभ्यता उसके बाद थी। तो लंबवत उत्खनन कार्य से केवल संस्कृतियों का अनुक्रम बताया जा सकता है, तिथि अनुक्रम बताया जा सकता है, यानी उनका कालक्रम दर्शाया जा सकता है कि भाई पहले इंडस वैली थी, फिर वैदिक थी, फिर उत्तर वैदिक थी, फिर महाजनपद था। इस तरह से आप कालक्रम ड्यूरेशन बता सकते हो। और यह लेयर जो ये लेयर जो दिख रही है, जिस जौन सी लेयर जितनी मोटी होगी उस सभ्यता का जो काल ड्यूरेशन होगा वो उतना लंबा होगा। अब सपोज करिए यह लेयर ज्यादा मोटी है तो इसका मतलब सिंधु सभ्यता ज्यादा लंबे समय तक रही। वैदिक सभ्यता अगर पतली लेयर दिख रही है तो इसका मतलब ये कम समय तक रही, ठीक, सापेक्षता में किसके, इसके। तो उत्खनन कार्य मूलतः मित्रों दो प्रकार का होता है और यहां पर जो उत्खनन कार्य किया गया है इंडस वैली में वो ज्यादातर लंबवत है, लेकिन कुछ हमें क्षैतिज उत्खनन कार्य भी दिखाई देता है। तो जो भी यहां पर उत्खनन कार्य किया गया उन्हीं प्रमाणों के आधार पर, उन्हीं स्रोतों के आधार पर मित्रों हमारी इस सभ्यता के उद्भव को लेकर दो तीन प्रकार के मत हमें दिखाई देते हैं, दो तीन प्रकार के व्यू हमें इतिहासकारों के दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसने क्या व्यू दिया है, ठीक। सिंधु सभ्यता संबंधी उत्पत्ति का मत। उत्पत्ति का मत देखिए, कहते हैं सिंधु सभ्यता के उत्पत्ति को लेकर दो तरह के मत हमको दिखाई देते हैं। एक विदेशी मत है, इसको कहते हैं विदेशी उत्पत्ति का मत। विदेशी उत्पत्ति का मत। और इसको कहते हैं देशी उत्पत्ति का मत। देशी उत्पत्ति का मत, ठीक है। अब देखिए, कहते विदेशी उत्पत्ति के मत में आपके कई इतिहासकार हैं, जिनमें से आपके सबसे फेमस इतिहासकार हैं आपके गार्डन चाइल्ड महोदय, ठीक है। गार्डन चाइल्ड, आपके मार्टिनर व्हीलर साहब, ठीक है, और आपके डीडी कौशाम्बी शाह, ठीक। इसमें आप रख सकते हैं किसको किसको, गार्डन चाइल्ड,
गार्डन चाइल्ड, मार्टिनर व्हीलर, और डीडी कौशाम्बी। ये ऐसे इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि बाहर की सभ्यता के लोगों ने आकर सिंधु सभ्यता को डेवलप किया। ठीक है, अब यहां पर जब मैं डिस्कस करूंगा तो एक एक को डिस्कस करूंगा कि किसने क्या तर्क दिया और आप इनके विपक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं। ठीक है, आप उनके तर्क को कैसे काट सकते हो। ठीक, तो इन लोगों ने क्या क्या तर्क दिया है, चलिए अच्छा पहले बात कर लेते हैं। लेकिन पहले आप यहां भी जान लीजिए कि भाई देशी उत्पत्ति के मत में कौन कौन आते हैं। तो देशी उत्पत्ति के मत में मित्रों कई लोग शामिल हैं, जैसे आपके राजा राम, ठीक, जैसे आपके नटवर झा साहब, जैसे आपके आर एस शर्मा साहब। ये ऐसे इतिहासकार हैं जो आपके रोमिला थापर साहब, ये ऐसे इतिहासकार हैं मित्रों जो ये मानते हैं कि नहीं, इस सभ्यता का जो विकास है वो यहीं के लोगों के द्वारा किया गया। ठीक है, इनका मानना है कि यहीं के लोगों ने सभ्यता का विकास किया है। तो हम पहले विदेशी उत्पत्ति के मत की चर्चा करेंगे, फिर हम जो है देशी उत्पत्ति के मत की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले एक एक को हम लेते हैं और एक एक को आप समझते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गार्डन चाइल्ड महोदय को लेते हैं। ठीक, या मार्टिनर व्हीलर साहब को ले लीजिए। पहले मार्टिनर व्हीलर साहब को लीजिए। देखिए मार्टिनर व्हीलर साहब ने क्या कहा, इनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। इनका फेमस स्टेटमेंट यह है कि इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया का उपनिवेश थे। यानी सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया को ही सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की उपनिवेश है। इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की क्या है, उपनिवेश है। उपनिवेश। अब देखिए इन्होंने कहा कि भाई इस सभ्यता का उत्खनन कार्य जब किया गया तो यह सभ्यता, कौन कहा, मार्टिनर व्हीलर साहब की बात हो रही है। मार्टिनर व्हीलर साहब ने कहा मित्रों कि इस सभ्यता को जहां भी, जिस स्थल से, जिस आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर उत्खनन कार्य किया गया और जहां भी यह अपने विशेषताओं को दर्शाती है, जहां भी यह अपने स्वरूप में दिखी, यह सभ्यता पूरे विकसित स्वरूप में दिखाई देती हर जगह। ठीक, तो इन्होंने कहा कि चूंकि हर स्थलों पर यह सभ्यता अपने विकसित स्वरूप में आई है तो इसका मतलब है कि यह सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा लाकर यहां पर क्या की गई, बसाई गई। इनका यह कहना था कि सुमेरियन सभ्यता के लोगों का उपनिवेश था इंडस वैली। ठीक, अब आप गौर करिए, जैसे उपनिवेश की चर्चा आप करते हैं, उपनिवेश की बात जब आती है तो जैसे भारत भी अमेरिका, इंग्लैंड का क्या था, उपनिवेश था। अब आप गौर फरमाइए कि क्या कोई भी ऐसा राष्ट्र है जो अपने मूल देश को छोड़कर किसी भी ऐसे स्थान का जो उसका उपनिवेश हो, उसका वो अधिकतम विकास करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, नहीं कर सकता है। अब आप देखिए, तो इनका ये स्टेटमेंट हम माने या न माने, क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं, मेसोपोटामिया या सुमेरिया सभ्यता के लोगों ने ही आकर यहां पर उपनिवेश बसाया और यहां पर इंडस वैली का डेवलपमेंट किया? अगर हम इनकी बात को माने तो बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटी दोनों सभ्यताओं में दिखनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरिटी के साथ साथ जो विकास का क्रम है, जो डेवलपमेंट का स्टेज है, वो मेसोपोटामिया सभ्यता में अधिक होना चाहिए सापेक्षता में इंडस वैली। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर का डेवलपमेंट सबसे पहले करता है, इसके बाद अपने सेकेंडरी प्लेस को करता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको अभी मैं जब तर्क दूंगा तो ज्यादा पीछे दिखाई देगी इंडस वैली के लोगों से। ठीक है, तो पहले आप इनके स्टेटमेंट को सुन लीजिए। अब आइए गार्डन चाइल्ड महोदय की बात हम कर लेते हैं।
इन्होंने भी उसी बात को दोहराया। गार्डन चाइल्ड ने कहा, गार्डन चाइल्ड का यह मानना है कि सुमेरिया सभ्यता के लोग जब यहां पर आए तो उन्होंने क्या किया कि यहां की भौगोलिक और जलवायु दशा को देखते हुए, भौगोलिक और जलवायु दशा को देखते हुए अपनी विशेषताओं में कुछ परिवर्तन के साथ एक नई सभ्यता को यहां पर क्या किया, बसाया। ऐसा कहना है किसका, गार्डन चाइल्ड का। और इन्होंने भी यही माना कि सुमेरिया सभ्यता के लोगों ने ही आकर इस सभ्यता का क्या किया, डेवलपमेंट किया। इन्होंने कहा कि सुमेरिया सभ्यता के लोग यहां पर आए और यहां की क्लाइमेट चूंकि सुमेरिया से थोड़ा सा डिफरेंट थी, इसलिए उन्होंने अपनी सभ्यताओं में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए यहां पर एक नई सभ्यता की नींव रखा। ऐसा मानना है किसका, गार्डन चाइल्ड ने। यानी इन्होंने भी मान लिया कि सुमेरिया सभ्यता के लोगों ने ही इस सभ्यता का क्या किया है, विकास किया है। ठीक है। डीडी कौशाम्बी साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मिस्र की सभ्यता जो इसकी समकालीन थी, सुमेरिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता, इन तीनों सभ्यताओं को विकसित करने वाले एक ही लोग थे। और एक ही लोग वो कौन थे, वो सुमेरियन थे। एक ही लोग कौन थे, वो सुमेरियन थे। इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता हो या सुमेरिया की सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो, इन सभी सभ्यताओं का डेवलपमेंट किसी एक मानव प्रजाति के द्वारा किया गया था। और वह मानव कौन थे, सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। ऐसा मानना है किसका, ऐसा मानना है आपके डीडी कौशाम्बी महोदय का। डीडी कौशाम्बी एक मार्क्सवादी इतिहासकार हैं और प्राचीन इतिहास के, खासतौर के आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में सबसे उम्दा इतिहासकारों में इनका नाम गिना जाता है, डीडी कौशाम्बी महोदय का। तो ये तो आपके विदेशी उत्पत्ति का मत है। अब इनके मतों को हम जरा सा तर्क पे आधारित, तार्किक तरीके से हम देखते हैं कि क्या इनका मत जो है सही दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। अब आप अगर गौर करिए भाई, हम देखिए, अब हम इनके मतों का खंडन करेंगे। विदेशी उत्पत्ति के मत का क्या करेंगे, खंडन करेंगे, इनके विपक्ष में हम तर्क देंगे। तो सबसे बड़ी बात देखिए, कहा जाता है अगर सुमेरिया सभ्यता के द्वारा इंडस वैली का डेवलपमेंट हुआ होता तो वहां की विशेषताएं यहां पर दिखनी चाहिए थी, सिमिलरिटी दिखनी चाहिए थी, समानता दिखनी चाहिए थी दोनों सभ्यताओं में, लेकिन अंतर दिखता है। तो पहला अंतर क्या है, इसको आप कहेंगे विपक्ष में तर्क देना, विपक्ष में तर्क। अगर हम ये मान लें कि इंडस वैली के द्वारा हमारी सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ तो सबसे बड़ा जो अंतर दिखता है, कहा जाता है सुमेरियन सभ्यता में मंदिर पुजारियों के हाथ में होता था, मंदिर पुजारियों के अधीन होता था, मंदिर पुजारियों के अधीन होता था। अब आप देखिए, कहा जाता है कि भाई अगर सुमेरिया सभ्यता के लोगों ने सिंधु सभ्यता का डेवलपमेंट किया होता तो मंदिर जैसी संकल्पना हमें इंडस वैली में भी दिखाई देती। कहा जाता है कि सुमेरियन सभ्यता में पूरी तरह मंदिर जो थे क्या थे, विकसित अवस्था में थे, और वहां के मंदिर का नेतृत्व कौन करता था, पुरोहित करता था। लेकिन इंडस वैली जो उसकी समकालीन सभ्यता है, मंदिर के अवशेष हमको कहीं भी दिखाई नहीं देते। और मंदिर के अवशेष न दिखाई देने का कारण भी नहीं है, क्योंकि भाई अगर बनाने का संसाधन उपलब्ध है और मंदिर की विशेषताओं से अगर आप परिचित होते तो शायद मंदिर जरूर बनता, क्योंकि संसाधनों का अभाव इंडस वैली में नहीं था। हमारी जो सभ्यता थी आर्थिक तौर पर कहीं न कहीं सुमेरियन सभ्यता से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन हमारे यहां मंदिर की संकल्पना दिखाई नहीं देती। मूर्ति पूजा तो है लेकिन मंदिर नहीं है। तो फिर हमारे और उनके बीच कहीं न कहीं क्या है, धार्मिक मान्यताओं में अंतर दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो कहा जाता है कि मिस्र की सभ्यता जो है और मेसोपोटामिया की सभ्यता
दोनों में जो दूसरा अंतर दिखाई देता है वो इनकी लिपि को लेकर है। किसको लेकर है? लिपि को लेकर। दूसरा जो अंतर दिख रहा है वो इनकी लिपि को लेकर है, लिपि को लेकर अंतर। लिपि को लेकर अंतर है। कहा जाता है कि जो सुमेरियन सभ्यता की लिपि है, जो सुमेरियन सभ्यता की लिपि है, सुमेरियन सभ्यता की लिपि है वो भावात्मक है और यह लिपि जो है गिलगमिश के द्वारा निर्मित की गई है। गिलगमिश जो वहां का राजा है और राजा के अधीन लेखन कार्य सुमेरियन सभ्यता में किया गया है। लेकिन जो हमारी लिपि है वो चित्राक्षर लिपि है। वो कैसी लिपि है? चित्राक्षर लिपि है, चित्राक्षर लिपि। ठीक, इसको हम गोमूत्रिका लिपि भी कहते हैं। इंडस वैली की लिपि को, इंडस वैली की लिपि को गोमूत्रिका लिपि भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे जो चित्रों की संख्या है वो कितनी है? 400, और उनके चित्रों की संख्या हमारे चित्रों की हमारे लिपियों की जो संख्या है, जो वर्णमाला है, उन संख्या में भी दोनों में क्या है? अंतर है। हमारी लिपि में 400 वर्ण है जबकि उनके में इतने नहीं है। अब एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि इनमें कितने हैं, लेकिन इतना पता है कि इनमें उतने नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि हमारी जो लिपि है चित्राक्षर है और इसमें सबसे ज्यादा मछली और यू आकार के चित्रों का उल्लेख किया गया है, यू आकार के चित्र। ठीक है, तो हमारी लिपि में भी समानता दिखाई नहीं दे रही। भाई अगर एक ही सभ्यता के लोग होते और सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने ही इसका डेवलपमेंट किया होता तो हमारे जो अध्ययन का जो माध्यम है, लिपि, भाषा, इनमें कहीं न कहीं समानता जरूर होती। इंडस वैली की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन ना पढ़ी जा सकने का मतलब ये नहीं है कि वो सुमेरियन सभ्यता के ही लोगों की लिपि है। अगर भाई लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इसका एकमात्र कारण है कि उसके जैसी कोई समकालीन लिपि अगर और मिल जाए तो इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा, लेकिन उस तरह की कोई लिपि नहीं मिल रही है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि यह इंडस सुमेरियन सभ्यता के लोगों की लिपि है, क्योंकि इसमें कोई समानता दिखाई नहीं देती है। अब देखिए अगला अंतर है जो है मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता के समाधान प्रक्रिया को लेकर। देखिए समाधान प्रक्रिया को लेकर अंतर है। समाधान प्रक्रिया क्या होती है? समाधान प्रक्रिया माने दफनाना। कहा जाता है कि सुमेरियन सभ्यता में लोगों ने एक विकसित कब्र दिखाई देती है, वहां पर लोगों को कब्रों में दफनाया जाता था और एक पूरी तरह सुव्यवस्थित कब्र की संकल्पना मेसोपोटामिया में दिखती है, जबकि इंडस वैली में ये सब इस तरह की व्यवस्था नहीं दिखती। कब्र की संकल्पना खास तौर से आपके केवल हड़प्पा से दिखाई देती है, पूरी सभ्यता में हमें ये संकल्पना पूरी तरह दिखाई नहीं देती। अगला अंतर, दोनों के नगर नियोजन में अंतर है। दोनों के नगर नियोजन में अंतर है। दोनों के नगर नियोजन, दोनों के नगर नियोजन में अंतर है। कहने का मतलब है कि इंडस वैली की जो बसावट है वो ज़्यादा सुव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित और सुनियोजित है। यहाँ पर नियमित सड़कों का विकास दिखता है, नियमित जल प्रणाली का विकास दिख रहा है। ठीक, सड़कों का एक विकसित जाल दिख रहा है। मकानों के जो निर्माण हैं वो पक्की ईंटों से दिखाई दे रहे हैं, एक निश्चित संरचना में दिखाई दे रहे हैं। ठीक, नालियों का विकास बेहतर तरीके से दिख रहा है। इस तरह का इस तरह का डेवलपमेंट हमको सुमेरियन सभ्यता में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो इंडस वैली का जो नगर नियोजन है वो सुमेरियन सभ्यता से कहीं ज्यादा क्या है, विकसित अवस्था में है। ठीक है, तो नगर नियोजन के आधार पर भी दोनों सभ्यताओं में हमें समानता दिखाई नहीं देती है। ठीक, तो इस आधार पर भी हम ये नहीं कह सकते कि सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने ही इस सभ्यता का विकास किया था। ठीक है,
तो इस आधार पर भी ये कहा नहीं जा सकता कि नहीं यहीं के लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया था। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि नगर नियोजन में भी हमें समानता नहीं दिख रही है। अभी देखिए हम हर उस बात को काट रहे हैं जो ये प्रूव करने के लिए है कि भाई सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने इस सभ्यता का विकास नहीं किया। आगे देखते हैं, ईंटों के आकार में भी अंतर है, ईंटों के आकार में भी अंतर है। 5वां पॉइंट लीजिए, ईंटों के आकार में भी अंतर है। इंडस वैली के जो ईंट हैं वो 4:2:1 के अनुपात में है, यानी 28:14:7 के अनुपात में है, और एक निश्चित आकार है उनका, वो ईंटें वर्गाकार हैं सामान्यतः जो है। लेकिन सुमेरियन सभ्यता की जो ईंटें हैं वो एक तो न तो नियमित आकार में है, दूसरा सुमेरियन सभ्यता की ईंटें जो है वो धूप में पकाई गई हैं। मित्रों, किस में पकाई गई हैं? धूप में पकाई गई हैं। और इंडस वैली की जो ईंटें हैं वो मूल रूप से ईंट भट्ठों में पकाई गई हैं। तो हमारे यहाँ कहीं न कहीं जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो उनसे क्या है? आगे है। हमारे जो ईंट हैं वो औद्योगिक संरचना को ग्रहण कर चुके हैं, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में निर्मित हो रहे हैं, जबकि उनके यहाँ अभी भी विकास का जो क्रम है वो पीछे है। वो सूर्य की रोशनी में अपनी ईंटों को पका रहे हैं। मुहर की बात करें तो मुहरों की संरचना में भी अंतर दिखता है। हमारी मुहरें सामान्यतः वर्गाकार हैं, जो सेलखड़ी की बनी हुई है उनकी मुहरें सामान्यतः क्या हैं? बेलनाकार है। ठीक, लेकिन अगर आप देखें तो कुछ बेलनाकार मुहरें आपके यहाँ से मिली है, जैसे मोहनजोदड़ो से, जैसे फारस की मुहर आपको लोथल से मिली है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो सुमेरियन सभ्यता की भारत में पाई गई हैं और भारत की उनसे अधिक वस्तुएं वहां पर पाई गई हैं। तो आप इन वस्तुओं की सिमिलरिटी के आधार पर, कुछ वस्तुओं की सिमिलरिटी के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि इस सभ्यता का डेवलपमेंट सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि हमारे बीच जो एक थोड़ी सी समानता दिखाई दे रही है वो हमारे कहीं न कहीं व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का क्या था? परिणाम था। हमारे जो व्यापारिक संबंध थे उन व्यापारिक संबंधों के माध्यम से हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का एक दूसरे की सभ्यताओं में आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज हुआ। ठीक, अब उन कुछ सभ्यताओं, कुछ समानताओं के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं सुमेरिया सभ्यता के लोगों ने ही हमारी सभ्यता का डेवलपमेंट किया है। ठीक है, तो ये कहना उचित नहीं प्रतीत होता। ठीक है, ये रहा आपके विदेशी उत्पत्ति का मत। अब हम चर्चा करेंगे देशी उत्पत्ति के मत पर। तो हमने बहुत सारे ऐसे तर्क दे दिए, आप इसमें और भी पॉइंट शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बात किया वो विदेशी उत्पत्ति के मत पर बात किया, यानी जिन लोगों ने ये माना था कि इस सभ्यता का जो विकास है वो जो है बाहर के लोगों का या बाहर की सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया। ठीक, ओके, चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क को लेके प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए देशी उत्पत्ति का मत, यानी इसका मतलब ये है कि किन किन लोगों ने ये माना या कौन कौन से इतिहासकारों ने ये मत दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता का विकास बेसिकली यहीं के लोगों के द्वारा हुआ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मत हैं, उन मतों की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, पहला इसमें जो मत है मित्रों, वो पहला मत ये है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ थे।
सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो क्या थे? द्रविड़ थे। यानी देशोत्पत्ति के मत में जो पहला मत है वो ये है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता, सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। द्रविड़ लोग थे। अब आप देखिए, इन एक मत ये है जो यह मानता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। अगर हम देखें द्रविड़ प्रजाति के लोगों को इस सभ्यता का निर्माता मानने के पीछे आधार क्या है, तो आधार यह है कि द्रविड़ प्रजाति भी भूमध्य सागरी थी। द्रविड़ प्रजाति के लोग भी क्या थे? भूमध्य सागरी थे। भूमध्य सागरी थे। और सिंधु सभ्यता के लोग भी भूमध्य सागरी थे अधिकतम। सिंधु सभ्यता यहां के लोग भी अधिकतम क्या थे? भूमध्य सागरी थे। जैसे हमने आपको बताया है कि सिंधु सभ्यता में 4 तरह की प्रजातियां पाई गई हैं, काकेशस, भूमध्य सागरी, निग्रिटो, अल्पाइन, मंगोलायड और अल्पाइन, ये 4 प्रजातियां पाई गई हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक प्रजाति कौन सी है? भूमध्य सागरी है, अकेले कितना? 70%। यानी इनकी मुख्य भूमिका थी सिंधु सभ्यता में। अब प्रश्न यह है कि द्रविड़ लोग भी भूमध्य सागरी प्रजाति के थे, तो इस आधार पर यह कह दिया गया कि द्रविड़ लोगों ने ही सिंधु सभ्यता का विकास किया होगा। पहला तर्क। दूसरा तर्क यह है, इन्होंने कहा कि भाई सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता में शिव पूजा हमको दिखाई देती है, मातृ पूजा हमको दिखाई देती है, और ये दोनों चीजें हमें द्रविड़ में भी दिखती हैं। द्रविड़ प्रजाति के लोगों में भी मातृदेवी की पूजा का प्रचलन था और भगवान शिव का प्रचलन था। लेकिन यहां पर इस तर्क को हम इसलिए नहीं स्वीकार कर सकते कि भाई द्रविड़ समाज में जहां केवल शिव और मातृदेवी की पूजा थी, वहीं सिंधु सभ्यता के लोगों में इन दोनों के अतिरिक्त और बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा हमको दिखाई देती है। क्योंकि सिंधु सभ्यता में हमें जल पूजा दिखती है, हमें वृक्ष पूजा दिखती है, हमें पक्षी पूजा दिखती है, हमें स्वास्तिक चिन्ह दिखाई देते हैं, हमें मातृदेवी की पूजा दिखाई देती है। यानी अगर हम द्रविड़ समाज के ही लोगों द्वारा उद्भित हुए होते तो हमारे धर्म में भी मात्र केवल 2 देवी देवताओं की संकल्पना दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर हम उससे क्या है? भिन्न है। ठीक। दूसरी चीज, ये सबसे बड़ा जो अंतर है द्रविड़ सभ्यता में और सिंधु सभ्यता में, द्रविड़ समाज के जो लोग थे ये पूरी तरह ग्रामीण थे। ये पूरी तरह क्या थे? ग्रामीण संस्कृति से जुड़े हुए थे। जबकि सिंधु सभ्यता पूरी तरह जो है नगरी सभ्यता थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन है, ये नगरी सभ्यता है। और द्रविड़ सभ्यता के लोग जो थे वो पूरी तरह क्या थे? ग्रामीण समाज से जुड़े हुए थे। तो हम यहां इस तर्क को भी स्वीकार नहीं कर सकते कि नहीं, इंडस वैली का जो डेवलपमेंट है वो द्रविड़ समुदाय के लोगों द्वारा हुआ था। इस बात को भी स्वीकार तार्किक तौर पर नहीं किया जा सकता। तो ये देशी मत जो आपका था यह भी क्या हुआ? फेल हो गया। दूसरा मत क्या है? दूसरा मत यह है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। दूसरा मत है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। अब देखिए, आर्य को लेके अभी भी रिसर्च चल रहा है और अभी भी नया रिपोर्ट आर्य के संदर्भ में आ गया है, तो ये मत तो अपने आप खंडित हो गया। ठीक। अभी तक जो माना जाता था कि आर्य बाहर से आए थे, वो मत पूरी तरह खंडित हो चुका है। अब ये माना जाता है कि आर्य मूलतः कहाँ के थे? यहीं के थे। ठीक। अच्छा, इनके संदर्भ में जो बात कही गई है, इनके संदर्भ में जो बात कही गई है वो क्या है? ठीक।
कहते हैं कि जिन लोगों का यह मानना है कि इस सभ्यता का डेवलपमेंट आर्यों के द्वारा हुआ, उनका आधार क्या है, तर्क क्या है? भाई जो निर्माता मानते हैं कि भाई इस सभ्यता का विकास आर्यों के द्वारा हुआ, तो उनका पहला तर्क यह है कि दोनों सभ्यताओं का क्षेत्र क्या है, एक है। दोनों सभ्यताओं का क्षेत्र, दोनों सभ्यताओं का क्षेत्र एक है। यानी कहने का मतलब है, जैसे आप ये मानते हैं कि भाई वैदिक सभ्यता, आप ये मानते हैं कि वैदिक सभ्यता के लोग जो है, आपका ये मानना है कि भाई वैदिक सभ्यता के लोग जो है क्या थे, आर्य थे। ठीक, अगर हम ये मान लें कि नहीं आर्यों ने ही इंडस वैली को भी डेवलप किया, ये मूलतः इंडस वैली के समय से ही थे, तो इस आधार के पीछे, इस तर्क के पीछे आधार क्या है? तो पहला आधार है कि भाई दोनों सभ्यताओं का क्षेत्र एक ही है, यानी इंडस वैली का विकास भी सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ, सिंधु की सहायक 7 नदियों के क्षेत्र में, और वैदिक सभ्यता का विकास भी सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ। ठीक, ये पहला आधार है, यानी भौगोलिक आधार। पहला जो इन्होंने तर्क दिया वो कहीं ना कहीं भौगोलिक संरचना से जुड़ा हुआ है। दूसरा तर्क इन्होंने क्या दिया? दूसरा तर्क इन्होंने ये दिया कि दोनों सभ्यताओं में नदियों का जो उल्लेख आया है, उन नदियों के नामों में भी समानता है। नदियों के उल्लेख एवं नामों में समानता। नदियों के उल्लेख एवं नामों में समानता। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं इन दो तर्कों के आधार पर क्या आप स्वीकार करेंगे कि नहीं आर्यों ने ही इसका विकास किया था? अब आप देखिए, कहते हैं कि एक तर्क और दिया गया। एक तर्क ये है, जैसे आपके राजाराम और नटवर झा, ये दो इतिहासकार हैं, राजाराम और नटवर झा, इन लोगों ने कहा कि भाई 3000 बीसी पूर्व घोड़े के अवशेष पाए गए हैं, और वैदिक सभ्यता में घोड़ा जो है एक मुख्य जानवर के रूप में उपयोग किया गया। तो सिंधु सभ्यता के पहले से ही लोग घोड़े से परिचित थे, और वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक प्रमुख जानवर के रूप में दिखाई देता है। इन्होंने भी घोड़े के नहीं दे पाएंगे, इसलिए नहीं दे पाएंगे, चलिए पहले घोड़े की हम चर्चा कर लेते हैं। भाई घोड़ा, अगर पूरी तरह इंडस वैली के लोग अगर घोड़े से परिचित थे, तो सिर्फ जो है मुहरों पर या मृद मूर्तियों के रूप में, या मात्र एक दो जबड़ा, इक्का दुक्का अवशेष इंडस वैली में घोड़े का क्यों दिखाई देता? और वही घोड़ा कैसे एकाएक एक नई सभ्यता में प्रमुख जानवर के रूप में आ गया? दूसरी चीज, ये क्षेत्र की जहां तक बात है और नदियों की जहां तक बात है, दोनों का सेम होना यह कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। इतिहास गवाह है इस बात का कि सभ्यताओं का डेवलपमेंट सामान्यतः नदियों के किनारे ही होता है। चाहे वो नील की सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो। मिस्र की सभ्यता को देखिए तो नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखिए तो दजला फरात के किनारे, चीन की सभ्यता को देखिए तो वो भी नदी के किनारे, इंडस वैली का डेवलपमेंट नदी के किनारे, वैदिक सभ्यता का डेवलपमेंट नदी के किनारे, मगध का उत्कर्ष नदी के किनारे। जितनी भी सभ्यताओं को आप देखेंगे वो सामान्यतः नदियों के किनारे ही दिखाई देंगी। तो नदियों में समानता होना, भौगोलिक एक रूपता होना, इसका कोई आधार नहीं है कि आर्यों के द्वारा ही इस सभ्यता का विकास किया गया। तो यह तर्क भी उतना उचित नहीं है जिसके आधार पर हम ये मान लें कि नहीं यहाँ के लोगों के द्वारा ही सभ्यता का डेवलपमेंट या विकास किया गया। ठीक है, अगला जो तर्क है आपका, अगला तर्क है और वो ज्यादा एथेंटिक है। ठीक, कहा जाता है, अगला तर्क है कि सिंधु सभ्यता का विकास
देखिए, तीसरा तर्क है कि सिंधु सभ्यता का विकास सूथी संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया। अब सूथी संस्कृति राजस्थान की एक क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृति है। कहा जाता है यह तर्क जो है मूल रूप से अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल और आलचिन महोदय के द्वारा दिया गया था। इसमें 3 लोगों ने यह तर्क दिया था और 3 लोगों में तर्क देने वालों में अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल और आलचिन दंपति। ये 3 लोग थे जिन्होंने ये माना कि नहीं, इंडस वैली का डेवलपमेंट राजस्थान की क्षेत्रीय संस्कृति सूथी संस्कृति से हुआ। और इसके पीछे इनके कहने का जो आधार है वो सिर्फ इतना सा है कि सूथी संस्कृति के जो मृदभांड हैं और कालीबंगा के जो मृदभांड है, अब चूंकि कालीबंगा जो है ये सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल है, तो कालीबंगा और सूथी संस्कृति दोनों के जो मृदभांड हैं, इन मृदभांडों में काफी बड़े स्तर पर समरूपता पाई गई है। समरूपता माने समानता पाई गई है। तो मृद माने होता मिट्टी, भांड माने बर्तन। तो मिट्टी के जो बर्तन बने हैं उसको लेकर इन्होंने एक समानता दर्शाई कि भाई सूथी संस्कृति और कालीबंगा में जो समानता है मृदभांडों को लेकर, उसके आधार पर हम जो है इस सभ्यता को एक मान सकते हैं। एक मान सकते हैं। और दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि वर्तमान में पंजाब, राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ के लोगों में और सिंधु सभ्यता के लोगों में काफी बड़े स्तर पर क्या है, समानता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान की समानता इंडस वैली के लोगों से दर्शाने में कोई आश्चर्यजनक दिखाई नहीं देता। भाई इंडस वैली की विशेषता वर्तमान में दिख रही है, तो ये तो सच है कि हाँ, हम वहीं की जनरेशन है, हम वहीं के लोग हैं और सांस्कृतिक निरंतरता के माध्यम से ये विशेषताएं आने वाली सदियों में, आने वाली सभ्यताओं में आगे बढ़ती गई और आज भी वो हमारे सामने दिखाई दे रहे। इसको हम सांस्कृतिक निरंतरता कह सकते हैं। इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, इसी के द्वारा जो है इस सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो चौथा मत है वो ये माना जाता है कि इस सभ्यता का विकास जो है ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ था। जो चौथा मत है वो मानता है कि चौथा मत है कि जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ग्रामीण संस्कृतियों से, उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ग्रामीण संस्कृतियों से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। अब देखिए, इन ग्रामीण संस्कृतियों में अगर आपको नाम लेना पड़े तो हम कह सकते हैं जैसे कुल्ली संस्कृति, जैसे नाल संस्कृति। ठीक, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। माना जाता है कि इन संस्कृतियों के द्वारा ही इंडस वैली सभ्यता का डेवलपमेंट हमको दिखाई देता है। लेकिन मित्रों, अगर ध्यान से देखेंगे तो मात्र इन 2 संस्कृतियों के आधार पर ही एक इतनी बड़ी नगरी सभ्यता का उद्भव संभव नहीं था। ठीक है, कहा जाता है कि अगर मात्र केवल इन संस्कृतियों के आधार पर इंडस वैली का उद्भव हुआ होता तो केवल इसी क्षेत्रों में ही हमें नगरी सभ्यता दिखाई देती। लेकिन इंडस वैली का विकास या डेवलपमेंट या विस्तार सिर्फ इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। इंडस वैली का विस्तार आपके आलमगीरपुर तक है, आपके यूपी के मेरठ तक है, दक्षिण में महाराष्ट्र तक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मात्र इन संस्कृतियों के आधार पर ही इंडस वैली जैसी नगरी सभ्यता का विकास हुआ। तो हम इसके भौगोलिक विस्तार के आधार पर इस स्टेटमेंट को स्वीकार पूरी तरह से नहीं कर सकते। ठीक है,
क्योंकि फेयर सर्विस एक इतिहासकार हैं, फेयर सर्विस ने ये कहा था, इनका भी यही मानना है, फेयर सर्विस महोदय का भी ये मानना है कि यहाँ की ग्रामीण संस्कृतियों के द्वारा ही सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। फेयर सर्विस महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो इस क्षेत्र की ग्रामीण संस्कृतियां थी, उन्हीं संस्कृतियों से इस सभ्यता का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि किसी एक संस्कृति या दो संस्कृति के आधार पर इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता की डेवलपमेंट को आप नहीं दर्शा सकते मित्र, क्योंकि इसका जो भौगोलिक विस्तार है इंडस वैली का, वो एक बहुत बड़े दायरे में है, उसका एक सीमित दायरा नहीं है। तब प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि आप इस सभ्यता के विकास को किस आधार पर आप दर्शाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक अपना व्यू देना होगा, और वह व्यू यही है कि सच यही है कि विकास एक प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती है। कोई भी डेवलपमेंट एकाएक नहीं होता। इंडस वैली जापान के प्लास्टिक मकानों की तरह नहीं है कि बनाए और लाके उठा के रख दिए, ऐसा संभव नहीं था। ये एक सोसाइटी है, एक समाज है, जहां पर रहन सहन, खान पान, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सारी चीजों का डेवलपमेंट हमको दिखाई देता है। तो ये जो विकास हुआ है, ये धीरे धीरे यहाँ के लोगों का ही क्या रहा होगा, प्रयास रहा होगा। लेकिन यह प्रयास हमें विभिन्न तरीके से देखना होगा, हमें निम्न तरीके से देखना होगा। तो चलिए देखते हैं अब इसमें किस तरह से हम देखेंगे। देखिए, यहां पर आपको यह कहना होगा सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु सभ्यता का विकास क्षेत्रीय संस्कृतियों की देन थी। क्षेत्रीय संस्कृतियों की देन थी। सिंधु सभ्यता का विकास क्षेत्रीय संस्कृतियों की देन थी। तो भाई क्षेत्रीय संस्कृतियों की देन थी, तो इसको कैसे दर्शाओगे? अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता को आप कई चरणों में बांट कर देखिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को कई चरणों में बांटिए। पहला चरण आप इसे कहिए प्रारंभिक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा। ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा, इसका ड्यूरेशन आप मानिए 6000 BC से 3500 BC। ठीक है, अब आप देखिए, कहते प्रारंभिक हड़प्पा का अध्ययन जब आप करेंगे, जैसे मान लीजिए ये पूरा स्थल है, यहां पर आपने उत्खनन कार्य किया, तो मान लीजिए ये हड़प्पा लेयर है। ठीक, सपोज करिए हड़प्पा की लेयर आपको मिली। अब इस लेयर को भी हम कई खंडों में बांट सकते हैं ना। मान लीजिए हमने इसको 4 लेयर में बांटा, तो जो पहली लेयर है, यहां पर ग्रामीण समाज हमको दिखाई देगा, यानी विकास का प्रारंभिक स्तर दिखेगा। फिर इससे ज्यादा विकास यहां पर दिखेगा। ठीक, फिर इससे ज्यादा विकास यहां पर दिखेगा, और यहां पर आप इसको क्या देखेंगे, पतन, यानी पूर्ण विकास की अवस्था तीसरी लेयर में दिखाएगी, जिसे आप परिपक्व हड़प्पा कहेंगे, और पतन आपको चौथी लेयर में दिखाई देगी। तो इंडस वैली का जो डेवलपमेंट है वो कई चरणों में बांट कर देखा जाता है। उसे आप जो है कई चरणों में बांट कर देखिए। क्यों? क्योंकि इसका विकास जो है कई प्रक्रियाओं का क्या है, परिणाम है। ठीक है, तो पहला नहीं, सॉरी, ये प्रारंभिक नहीं, इसको पूर्व हड़प्पा करिए। प्रारंभिक दूसरा है, इसको पूर्व हड़प्पा, ये पूर्व हड़प्पा चरण है। ठीक, फिर दूसरे में अब देखिए, इसमें अगर आपको दिखाना हो कि कौन कौन स्थल हैं, तो यहां पर आप मेहरगढ़ को देख सकते हैं, यहां पर आप राणा घुंडई को देख सकते हैं, राणा घुंडई पुरा स्थल। यहां पर आप किले गुल मोहम्मद पुरा स्थल को देख सकते हैं, किले गुल मोहम्मद। ये जो पूरा स्थल हैं, ये लगभग 5000, 6000, 7000, मेहरगढ़ तो 7000 BC प्राचीन है। और आपने पढ़ा है मेहरगढ़ को, यहां पर
कहते हैं कि पहले चरण में हमें उत्पादन प्रक्रिया दिखाई देना शुरू होती है, हमें गेहूं, जौ, कपास जैसी उत्पादन प्रक्रिया धीरे धीरे दिखना शुरू होती है और मकानों की बसावट दिखना शुरू होती है, ठीक है, वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया दिखना शुरू होती है, एक संस्कृति का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो प्रारंभिक माने पूर्व हड़प्पा का जो चरण है जिसमें आप मेहरगढ़, राणा घुंडई, किले गुल मोहम्मद को देख सकते हैं, यहां पर इन चरणों से हमें विकास की प्रारंभिक अवस्था दिखती है। इसके बाद दूसरे चरण में, जिसे आप प्रारंभिक चरण कह सकते हैं, जिसे आप प्रारंभिक चरण कह सकते हैं, और इसको आप कह लीजिए 3500 बीसी से 2400 बीसी। अब इसमें देखिए, इसमें आप चन्हुदड़ों को रख सकते हैं, कालीबंगा को रख सकते हैं, कालीबंगा को रख लीजिए, कोटदीजी को रख लीजिए। कहते हैं इन्हीं स्थलों को आप प्राक हड़प्पाई स्थल कहते हैं। प्राक हड़प्पाई का मतलब होता है कि हड़प्पा से प्राचीन अवशेष, प्राक माने प्राचीन, हड़प्पा माने हड़प्पा, हड़प्पा से प्राचीन यानी हड़प्पा का पहला यानी प्रारंभिक स्टेज। तो कहते हैं कि ये अगर आप कोटदीजी को देखिए तो कोटदीजी के प्राक हड़प्पाई स्थल, प्राक हड़प्पाई मतलब हुआ कि जैसे मान लो आपने उत्खनन कार्य किया, उत्खनन कार्य में मान लीजिए सपोज करिए यह लेयर हड़प्पा सभ्यता की है, यानी यह लेयर हड़प्पा सभ्यता की है, तो हड़प्पा सभ्यता की लेयर इसे कब मानोगे? हड़प्पा सभ्यता की लेयर आप इसे तब मानोगे जब हड़प्पा सभ्यता की सारी विशेषताएं हमें इस लेयर पर दिखाई देना शुरू हो जाए, यानी विकसित नगर नियोजन दिखे, पक्की ईंटों का प्रमाण दिखे, नालियों का प्रमाण दिखे, भवनों की बसावट एक बेहतर तरीके से दिखे, तब आप कहोगे कि नहीं ये हड़प्पा सभ्यता की लेयर है। लेकिन अगर हम ये लेयर देखें, ये लेयर जो जिसपे यहाँ पर हमें विकास की सारी व्यवस्था दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमें कुछ लक्षण दिखने लगेंगे। तो कहते हैं कि कुछ लक्षण, कैसे लक्षण? कुछ ऐसे लक्षण जो हमें यहां पर पूरे परिपक्व अवस्था में दिखे, तो हम इस लेयर को प्राक लेयर कहेंगे, प्राक हड़प्पा लेयर कहेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ हमें ऐसे प्राचीन प्रमाण मिल रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता के हैं। तो कहते हैं कोटदीजी एक ऐसा स्थल है जहां की प्राक वाली लेयर पर यानी प्रारंभिक लेयर पर हमें किले के प्रमाण मिलते हैं। और दुर्गीकरण जो है इंडस वैली की एक विशेषता है। दुर्गीकरण क्या है? इंडस वैली की विशेषता है। कालीबंगा को देखिए, कालीबंगा के इस लेयर से यानी प्राक लेयर पर पक्की ईंट के प्रमाण मिले हैं, और वही पक्की ईंट हड़प्पा सभ्यता की क्या है? इंडस वैली की पूरी विशेषता है। वही दुर्गीकरण हड़प्पा सभ्यता की आगे चलकर क्या बना? पूरी विशेषता बना। तो यानी विकास की जो प्रक्रिया है वो हमें धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो रही है, और वही चलकर आगे पूरे विकसित अवस्था में यानी मूल विशेषता के रूप में हमें इंडस वैली में दिखाई देती है। अब अगला चरण देखिए, इंडस वैली का अगला चरण यानी जिसे आप कहोगे परिपक्व चरण। परिपक्व चरण, परिपक्व चरण का मतलब आप 2400 ईस्वी से, इसको आप ऐसे करिए 2400 बीसी से इसको आप रखिए 1700 बीसी तक। अब आप देखिए, अब इसमें कौन आएगा? इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, इन नगरों को आप रख सकते हैं। परिपक्व हड़प्पा का मतलब हुआ जहां पर हड़प्पा की पूर्ण विशेषताएं दिखाई दे रही, पूरी विकसित विशेषता हमको दिखने लगे, ठीक, तो उसे हम परिपक्व लेयर कहेंगे। बात समझेंगे? तो धीरे धीरे ये सभ्यता क्या हुई? विकसित हुई। विकास की वो संभावनाएं हमारे ग्रामीण समाज से ही आई थी, और ग्रामीण संस्कृतियों के डेवलपमेंट का परिणाम एक नगरीय सभ्यता हुई। इसकी तुलना अगर आज से करो मित्रों, आज की सभ्यता को अगर ध्यान में रखो तो कहा जाता आज भी अगर देखो तो कुछ वर्ष पहले भारत क्या था? एक कह सकते हो आप कृषि प्रधान देश था। आज भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर गौर फरमाइए तो आपके जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है, वो पॉजिटिव हो रही है। लोग शहर, गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा भारत क्या हो जाएगा? नगरीकृत हो जाएगा, ठीक। तब आप कहोगे कि भारत एक नगरीय सभ्यता वाला देश है।
एकाएक तो नहीं हो सकता ना, ऐसी कंडीशन तो नहीं आ सकती कि नहीं पूरे ग्रामीण समाज जो है उठकर चला आए, कहां पर, शहरों में, और जो संकल्पना शहर में दिखाई दे रही वही संकल्पना वहां भी दिखने लगे। तो ये एक प्रक्रिया है, एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया का क्या है, परिणाम है। तो अंततः आप जब लिखोगे मेंस में तो आप यही लिखोगे कि इंडस वैली जो है वो हमारी ग्रामीण संस्कृतियों की विकास प्रक्रिया का क्या थी, परिणाम थी। हाँ, उन सभ्यताओं से जो हमारी समानता दिखाई देती है वह हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का क्या थी, परिणाम थी। ठीक, बेसिकली सभ्यता का उदय यहाँ के लोगों के कठिन परिश्रम और उनके विकास की प्रक्रिया का चरणबद्ध क्या है, परिणाम है। ठीक है, तो इस तरह आप जो प्री के विद्यार्थी हैं वो प्री वाला मैटर माने किसने क्या थ्योरी है, क्या केवल मोटे मोटे हेडिंग याद रखेंगे कि कौन कौन से थ्योरी दिए गए हैं, देसी मत के, कौन से विदेशी मत के, और मेंस के जो विद्यार्थी होंगे वो पूरे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कल मिलते हैं। कल आपके जो है हो सकेगा तो स्पेशल क्लास लूँगा आपकी, इसलिए आप सब रेडी रहिएगा। अब वो स्पेशल क्लास कुछ भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है, इकोनॉमी हो सकती है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।